नमस्कार दोस्तों, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए 4 बज चुके हैं और मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ ट्रेडिशनल जीके, जो कि प्लेटफॉर्म से है। एनटीपीसी वॉल्यूम 1 का चल रहा है अभी। इस जीके को यदि आप याद कर लेंगे, प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3 का जो आप लोग यदि जीके याद कर लेते हैं एनटीपीसी के लिए, तो आपका क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप सेट बनाएंगे तो आपका मार्क्स जो है इंक्रीज कर जाएगा। और जो भी जीके याद कर रहे हैं, आपके पास बुक होगा या तो ऐप के माध्यम से यदि आप याद कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसका क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल भी पढ़ा कीजिए, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपका बहुत सारा जीके भी कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी जल्दी हमारे साथ लाइव में जुड़ जाएं और मैं आपके सामने जो है क्वेश्चन को लेके आने वाला हूं, तुरंत एकदम तुरंत आने वाला हूं। आप फटाफट हमारे साथ जुड़ें और हमारे क्वेश्चन के आंसर को सुने, फटाफट सुने। ठीक है, सारा क्वेश्चन जितना भी डिटेल हो पाएगा वो क्वेश्चन का उतना डिटेल किया जाएगा, उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, जितने लोग आप हमारे सेशन को देख रहे हैं, आप हमारे सेशन को वीडियो देखने के साथ साथ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस वीडियो को जो है पूरा ध्यान से सुनें। ये क्वेश्चन सारा प्लेटफॉर्म बुक से है, आपका पता भी होगा, रुक्मिणी प्लेटफॉर्म जो बुक आता है मार्केट में, उससे जीके दिया हुआ है। आप इसमें जो है पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं। मेरा होमवर्क सबको दिया हुआ है, कितना नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाई हुआ है, उसके बाद का क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया हुआ है। आप इसको बराबर बढ़िया से थोड़ा सा ध्यान से आंसर करें और 30 में 30 नंबर लाएं, अपना स्कोर भी लास्ट में ज़रूर लिखें। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण जो है लुप्त प्राय हो रही हैं? मतलब ज़्यादातर पशुओं का जो है देखा जा रहा है कि बहुत सारे पशु लुप्त हो जा रहे हैं, गायब हो जाते हैं, मतलब मिलते ही नहीं हैं। उनकी जितनी भी प्रजातियां हैं वो गायब हो जाती हैं। तो उसका कारण क्या है? क्यों हट जाते हैं? सब दिखना बंद क्यों कर देते हैं? जैसे आजकल जो है कौवा बहुत कम देखने को मिलता होगा, वो छोटा छोटा स्पैरो होता है, वो सारी पंछियाँ देखने को बंद हो जाती हैं, गिद्ध दिखने को बंद हो गया है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन आपको दिया गया है: आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार, पानी की कमी। किसके कारण से ये सभी लुप्त हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? क्यों हट जाते हैं? क्यों दिखते नहीं हैं कि दूसरे जगह पर चले जाते हैं? इसका कारण बताना है। तो चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। ये है आंसर आपका आवास विखंडन। ठीक है, आवास विखंडन मतलब जहाँ पर उन लोग को रहने का प्रॉपर स्थान है, उस स्थान को यदि आप हटा देंगे, उसके घर को तोड़ देंगे, उसके घर को नष्ट कर देंगे, जंगल को काट देंगे, तो इस तरह से क्या होती है, वहाँ पर जो भी पशु जीव जंतु वहाँ पर जो रहते हैं वो सभी क्या हो जाएगा, घर से बेघर हो जाएंगे और वो कहीं और दूसरी जगह पर चले जाएंगे या तो मर जाएंगे। कुछ भी इस तरह का कारण उनके साथ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आकार वस्तु के समान होता है। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आप आंसर भी देते रहें। ठीक है, चलिए आंसर देते रहें आप लोग। बहुत ज़्यादा कमेंट हम नहीं देखेंगे, आप सभी आंसर देते रहें फटाफट, ताकि हम जो है जल्दी वीडियो को ख़त्म कर पाएँ, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। चलिए आंसर देख लीजिए। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर जो भी इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अभी आधुनिक समय में जो प्रिंटर है, उस प्रिंटर को कैसे मापा जाता है, उसकी गति जो होती है, जो स्पीड होती है, उसको कैसे मापते हैं वो आपको बताना है। जो भी अभी प्रिंटर आप लोग के सामने है, वो प्रिंटर को मापने की इकाई क्या है, कैसे मापा जाता है? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, आंसर देख लीजिए अब आप। यह है पृष्ठ प्रति मिनट। ठीक है, पृष्ठ प्रति मिनट मतलब पेज पर मिनट, पेज पर मिनट के हिसाब से जो है आपका ये इकाई में मापा जाता है आधुनिक प्रिंटर को। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे पहली बार जो आपका प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था वो गोवा में किया गया था। ठीक है, भारत में जो सबसे पहले आपका प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? गोवा में किया गया था। ओके, आप लोग सुनते रहें, आवाज़ को बढ़िया से सुनते रहें। सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1556 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था गोवा में। ठीक है, भारत में पहला बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? एक्सरे की खोज, एक्स किरण यानी कि एक्सरे,
एक्सरे का खोज किनके द्वारा किया गया था? बहुत ही ईजी है, बहुत लोग सब कोई पढ़े भी होंगे, ठीक ना। चलिए बताइए, चलिए फटाफट बताइए। चलिए बहुत ईजी है, हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर किया था रोएंटजेन ने। सबको पता है एक्सरे की खोज के लिए रोएंटजेन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी, एक्स किरण की खोज की गई थी इनके द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये है रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर, पिच ब्लेड। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है दोस्तों, पहले भी इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए आंसर देखिए आप लोग, आंसर है आपका पिच ब्लेड। रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया गया है? तो आपका पिच ब्लेड से जो है प्राप्त किया गया है। और रेडियम जो है पिच ब्लेड अयस्क से ही प्राप्त होता है। रेडियम जो है पिच ब्लेड ओर्स जो होता है, अयस्क होता है, उससे प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों, जो कि एक चमकने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध, ठीक है, यदि एक सर्किट में उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको डबल कर दिया जाए, प्रतिरोधक क्षमता को डबल कर दिया जाए, तो वोल्टेज को समान रखने के लिए, जो वोल्टेज है उसको समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित जो विद्युत धारा होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें प्रवाहित होती है उस सर्किट में, वो क्या होगा? उस पर क्या असर पड़ेगा आपको बताना है, उस पर क्या असर पड़ेगा? आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी या शून्य हो जाएगी, क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, सबका आंसर भी आना शुरू हो गया है, देख लीजिए आंसर, यह है आधी घट जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? आधा घट जाएगा। जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है सर्किट में, उसमें सर्किट में जो विद्युत धारा होती है उसका आधा घट जाएगा। वो उसमें वोल्टेज को समान रखने के लिए उसका विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, उसको आधा घट जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? स्टेम सेल का प्रकार कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि आंसर भी दे दिया गया है, ठीक है। स्टेम सेल आंसर भी दे दिया गया है, आपका फैट है, ठीक है। मैद जिसको बोला जाता है फैट, स्टेम सेल का ये प्रकार नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है। अम्बिलिकन है, फैटल है, बैरोनिक है, ये सभी जो है आपका स्टेम सेल का एक प्रकार है, जबकि फैट जो है उसका प्रकार नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, मानव शरीर में मौजूदा निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में वो कौन सा कोशिका है, वो कौन सा सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? चलिए आंसर देख लीजिए दोस्तों, मानव शरीर में जो कोशिका जो होती है, जो मौजूद कोशिका जो भी सेल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में, ठीक है। रेड ब्लड जो सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 14 जुलाई 2015 को जो है उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? नासा के द्वारा जो पहला अंतरिक्ष यान उड़ाया गया था 14 जुलाई 2015 को जो भरा गया था, जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना था। प्लूटो में जो है इसका उद्देश्य क्या था कि प्लूटो जो ग्रह है उसमें जो भी डेटा प्रणाली है, जो भी वहाँ से डेटा प्राप्त हो सकता है, डेटा एकत्र करना है, उसके लिए जो है ये जो है आपका 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरा था। आपका पहला अंतरिक्ष यान उड़ान भरा था, तो वो जो है कौन सा था, कौन सा अंतरिक्ष यान था ये आपको बताना। चलिए ठीक है, बहुत लोग का आंसर भी आ रहा है। चलिए आंसर देख लीजिए, वो आंसर है आपका न्यू होराइजन्स, ठीक है। न्यू होराइजन्स है जो कि प्लूटो में गया था और वहाँ पर डेटा एकत्र करने के लिए जो है उसको भेजा गया था, और 2015 में उड़ान भरने वाला नासा का ये पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस यमनी, ठीक है, यमनी सही है। इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस यमनी कौन सा व्यक्ति को, इस यमनी कौन से यमनी को ऑप्शन में दिया हुआ, कौन सा यमनी? लेमाहवोवी, तवाकुल करमान, उसके बाद एलन करमान, शिरीन इवादी,
कौन है इसमें से जिसको 2011 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था? किस लिए? पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के लिए के क्षेत्र में योगदान के लिए। चलिए बताइए। चलिए आंसर देख लीजिए, यह है आपका तवाकुल करमान। ठीक है, 2011 में दिया गया था नोबेल प्राइज़। ठीक है दोस्तों, नोबेल प्राइज़ जैसे आप लोग को पता होगा कि 1901 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1901। ठीक है, 1901 में स्टार्ट हुआ था। 1901 में स्टार्ट हुआ था आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाना, जो कि आपका 5 सेक्टर में उस समय स्टार्ट किया गया था। और बाद में 1969 में, फिर बाद में जो है 1969 में फिर से वो इकोनॉमिक का जो है आपका स्टार्ट हुआ था, इकोनॉमिक का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर केसर की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए। वो कौन सा राज्य है? आपका यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, आप लोग को पता भी होगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जहाँ पर केसर की खेती सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा नारियल की उत्पादन केरल में होती है। सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन सिक्किम में होता है। सबसे अधिक छोटी इलायची का उत्पादन जो होता है वो केरल में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक नाम जो होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक के द्वारा जो नाम दिया गया है होमो सेपियंस, इसका क्या अर्थ है? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, जिनको आ रहा है आंसर बताते जाइए आप। सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी, कामकाजी आदमी, क्या बोलते हैं होमो सेपियंस? नॉर्मल सा है, कॉमन सेंस लगाइए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बुद्धिमान आदमी। होमो सेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। ओके, चलिए मिल गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेज़ी से असर करने वाला रेबीज रोधी का दवा लॉन्च में किया गया था। दवा जो है आपका रेबीज रोधी दवा का जो लॉन्च किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, किस कंट्री में किया गया था, ये आपको बताना है। और वो 2016 में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। वो जिस तरह से अभी कोरोना बढ़ रही है उस तरह से हो सकता है उस समय रेबीज बढ़ रहा था। ठीक है, चलिए बताइए। रेबीज कुत्तों के काटने से होता है, आप लोग को पता ही होगा रेबीज की बीमारी। और यदि कोई भी कुत्ता क्या कोई भी जानवर काटता है तो रेबीज की बीमारी हो सकती है। जिसको भी रेबीज का बीमारी होगा वो जो है पागल हो जाता है। पागल हो जाने के बाद अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आंसर देखिए आपका भारत। ठीक है दोस्तों, इसका जो वैक्सीन निकाला गया था रेबीज के लिए वो भारत लॉन्च किया था 2016 में सबसे पहले। और बहुत जल्दी उम्मीद है कि भारत कोरोना वायरस के लिए भी जो है 15 अगस्त 2020 को जो है लॉन्च कर देगा हमारा वैक्सीन। ठीक है, पहला देश बन सकता है। चलिए बढ़िया बात है। चलिए रेबीज का टीका जो है दोस्तों किसने बनाया था ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए बता दीजिए एक बार, किन्हीं को पता है तो। रेबीज का टीका किसने बनाया था? चलिए सही है, बिल्कुल सही है, लुईस पास्चर। ठीक है, रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुईस पास्चर ने बनाया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि कोई भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर देख लीजिए, बहुत बार पढ़े हैं, ये बहुत ईजी है। 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है तब। यदि वो लोकसभा का सदस्य है और 25 वर्ष उसकी उम्र है तो वो जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। ओके, सही है। चलिए, लोकसभा में जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 साल के लिए होता है। राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है कोई भी मेंबर का वो 6 साल के लिए होता है। कोई भी राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति बनने का उम्र जो होता है 35 साल होता है। ठीक ना, 35 साल होता है। राज्यसभा में कोई भी सदस्य नामित होने के लिए जो है वहाँ पर उसका उम्र 30 साल होना चाहिए। लोकसभा में नामित होने के लिए 25 साल होना चाहिए। लेकिन यदि राष्ट्रपति बनेगा तो उसका उम्र कम से कम 35 होना चाहिए। ठीक ना, भले राज्यसभा में आपका 30 में जो है मेंबरशिप हो जाता है, लेकिन यदि कोई राष्ट्रपति बनेगा तो उसका उम्र 35 साल होना ज़रूरी है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है ये बता दीजिए आप। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलिए आंसर देख लीजिए, वो है आपका मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ के द्वारा जो सबसे पहला आवर्त सारणी बनाया गया था, मूल तत्वों का आवर्त सारणी बनाया गया था किनके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ सही है,
आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया था वो हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया था वो हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया था, और मूल तत्वों की जो आवर्त सारणी बनाई गई थी वो मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, दमित्री मेंडलीफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में वो कौन सा कंट्री है जिसको 2011 में आपका स्वतंत्रता मिला था, वो स्वतंत्र हो गया था, इंडिपेंडेंट बना था, वो कौन सा कंट्री है? वाह, वेरी गुड, आंसर तो आ रहा है बहुत बढ़िया से। चलिए ठीक है, सही है। चलिए देख लीजिए, दक्षिणी सूडान, ठीक है दोस्तों। सूडान से अलग होकर बना है दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान, दो सूडान बनाया गया था, दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान। सूडान से ही अलग होकर बना है, ठीक है। 2011 में जो है इसको स्वतंत्रता प्राप्त हो गया था। अफ्रीका महादेश में ये कंट्री आता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, यह बताइए, अगला क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश आपको पता होगा सबको कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल को हुआ था। और कब हुआ था? 1919 में, ठीक ना। लेकिन किसने इसका ऑर्डर दिया था ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, बहुत लोग का आंसर आ गया। चलिए आंसर देख लीजिए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर, जनरल डायर जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जनरल डायर के द्वारा जो है इसका आदेश दिया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। चलिए बिल्कुल सही है, आंसर देख लीजिए आप लोग। उसको बोला जाता है पारिस्थितिकी, ठीक है दोस्तों, उसको बोला जाता है पारिस्थितिकी। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था बाह्य अंतरिक्ष में? चलिए बताइए। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला जो था उसका नाम क्या है? बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, आंसर देख लीजिए, उनका नाम है यूरी गागरिन, ठीक है दोस्तों। यूरी गागरिन जो है बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला सबसे पहला नागरिक था, जो कि रूस के द्वारा भेजा गया था। और 4 अक्टूबर 1957 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला ये पहला था। अंतरिक्ष में प्रथम प्रक्षेपण यान जो है रूस जो है 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को स्पुतनिक 1 छोड़ा था, ठीक ना। सबसे पहला जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपण यान छोड़ा गया था वो आपका 1957 में स्पुतनिक 1, और रूस के द्वारा ही सबसे पहले यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। ओके, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक हैमिनॉइड क्या था? पहला हैमिनॉइड क्या था जो कि होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किया जाने वाला पहला था, प्रारंभिक था, वो आपको बताना है। चलिए आंसर दीजिए। चलिए आंसर आ गया है, आंसर देख लीजिए आप लोग। उनका नाम है क्रो-मैग्नन, ठीक है। क्रो-मैग्नन जो होमिनॉइड है वो है आपका क्रो-मैग्नन है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें, अलग क्या है ये आपको बताना है। चलिए अलग बताइए। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल, क्या अलग है? चलिए बिल्कुल सही, एकदम आंसर दे फटाफट आप लोग का आ रहा है, बहुत अच्छा। हमको लग रहा है कि आप लोग सब बढ़िया से पढ़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। पीतल आंसर है, ठीक है दोस्तों। देखिए एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा ये सभी क्या है दोस्तों? धातु है, ठीक है, एक धातु है। और पीतल क्या है कि मिश्रित धातु है, पीतल में मिक्सिंग होता है, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। और बाद बाकी एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा उसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होता है। जबकि पीतल में तांबा और जिंक 70% और 30% का जो है 7:3 के अनुपात में जो है मिलाया जाता है। उसी प्रकार से एक होता है कांसा, ब्रॉन्ज जिसको बोला जाता है, ब्रॉन्ज, और उसमें तांबा और टीन का बना हुआ रहता है। तांबा और टीन का बना हुआ जो है एक धातु रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। टेनिस में जो हार्ड कोर्ट होता है जिसकी सतह किस चीज़ से बनी होती है? टेनिस का जो हार्ड कोर्ट होता है उसकी सतह किस चीज़ से बनी होती है आपको बताना है। बहुत ही ईजी आंसर है, बहुत ही ईजी है ये, कंक्रीट का, ठीक है। हार्ड कोर्ट मतलब बहुत हार्ड कब होगा? जब उसको कंक्रीट से बनाया जाएगा, सीमेंट से बनाया जाएगा, तब ना हार्ड होगा, इसलिए वो कंक्रीट का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, कितना बार बताया गया है इस चीज़ को, ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
तिरंगा का डिजाइनर का भी नाम दिया गया है। चलिए ठीक है, आंसर देख लीजिए। राष्ट्रगान कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम 1911 में कांग्रेस अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसमें सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था राष्ट्रगान को, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचाया गया है ये। और उसके बाद भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1896 में। हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं यहाँ पर। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में राष्ट्रीय गान को जो है प्रस्तुत किया था कोलकाता अधिवेशन में, ये कोलकाता में ही हुआ था। ठीक है, और इसमें किया गया था 1896 राष्ट्रीय गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, वो आपका ये भी कोलकाता में हुआ था। ओके, चलिए सही है, ये 1896 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था, ये आपको बताना है। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को जो है उसके घर में नज़रबंद किया गया था, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया नाम है ये। चलिए ठीक है, आंसर देख लीजिए आप लोग। आंसर भी आ रहा है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, एक वैज्ञानिक भी है, आप लोग को पता होगा, गैलीलियो गैलीली। और यही जो है हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट किए थे, जिनके कारण से जो है इनको नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, खगोल शास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से कौन से जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता, ये आपको बताना है। वो कौन सा जीव है जो कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता? चलिए आंसर देख लीजिए, वो है एनिलिडो। ठीक है, एनिलिडो। निम्नलिखित जीवों में से वो कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो वो है एनिलिडो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, मतलब ध्वनि प्रदूषण के कारण इसमें से कौन सा काम नहीं हो सकता है, बाकी सब इफेक्टेड होगा, कौन सा इफेक्टेड नहीं होगा, ये आपको बताना है। पशुओं की मौत हो सकती है ध्वनि प्रदूषण से, कर्णनाद हो सकता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है। ठीक है, कान में खराबी हो सकती है, कर्णनाद का मतलब कान में कुछ खराबी हो सकती है। ओजोन परत का क्षय हो सकता है। ओजोन परत क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बताइए। चलिए आंसर देखिए, यह है ओजोन परत का जो है क्षय नहीं होता। ओजोन परत में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है यदि ध्वनि प्रदूषण होती है। जो बाद बाकी क्या होता है, पशु की मौत हो जाती है ध्वनि प्रदूषण से, कान के पर्दे फट सकते हैं, उसके बाद जो है आपका उच्च रक्तचाप भी होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? ये बहुत बढ़िया है, हम तो पिछले बार भी बहुत बार इस बार को बताएं कुली कुतुब शाह के द्वारा क्या बनाया गया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा क्या बनाया गया था, तो वह है आपका दोस्तों चार मीनार। आंसर देख लीजिए, वो है चार मीनार। ठीक है, कुली कुतुब शाह के द्वारा क्या बनाया गया था, आपका चार मीनार बनाया गया था, जो कि कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको जानते होंगे। किससे बना होता है बताइए फटाफट। टंगस्टन, 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 वेरी गुड। चलिए टंगस्टन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये रहा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? मुगल साम्राज्य, और कब की गई थी ये भी बताना है। वाह, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही है, बाबर। और कब किया गया था ये आप लोग जान जाइए, यह किया गया था 1526 ईस्वी में। ओके, 1526 ईस्वी में क्यों? जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, तो इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी और बाबर ने स्थापना की थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का वो कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था, ये आपको बताना है। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की याद में जो है यात्रा के लिए जो है उसके स्वागत के लिए जो है भारत में एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनाया गया था, पर्यटन स्थल। उस स्थान का नाम क्या है और वो कहाँ पर है? आप लोग अपना स्कोर लिखने के लिए शुरू हो जाइए फटाफट।
चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, जो कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के द्वारा यात्रा के लिए, मतलब उसके स्वागत के लिए जो है इस चीज़ को बनाया गया था। ठीक है, ओके, सही। इंडिया गेट 1924 में बनाया गया था, और वो प्रथम युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे, इंडिया गेट जो बनाया गया था 1924 में, वो जो है प्रथम युद्ध में जितने भी सैनिक मारे गए थे उनकी याद के लिए बनाया गया था, और वो 1924 में बनाया गया था दिल्ली में। ठीक है, चलिए आप फटाफट आप अपना स्कोर नोट डाउन करवाइए, हमको कितना स्कोर आया आप लोगों का, स्कोर बता दीजिए, और रेटिंग दे दीजिए, रिव्यू दे दीजिए, रिकमेंड कर दीजिए। ठीक है, कि आपका क्या व्यू है इस वीडियो के बारे में, आप क्या चाहते हैं, और इसमें नया बदलाव, आपका ये प्लेटफॉर्म का जीके सही चल रहा है कि नहीं, और कुछ बदलाव चाहिए तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप अपना स्कोर लिख दीजिए, और इतना देर हमारे लिए हमारे साथ बने रहें हमारे क्लास में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, ट्रेडिशनल को पढ़ना ना छोड़े दोस्तों, जहाँ भी मौका मिलता है थोड़ा सा ट्रेडिशनल पढ़ के रखें, क्योंकि लास्ट जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम ही बहुत लोगों की ज़िंदगी बना सकता है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत लोगों का ज़िंदगी बना देगा। यदि आपके पास ट्रेडिशनल का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप उसमें पीछे हो सकते हैं, भले आपको मैथ रीजनिंग कितना भी क्यों ना आता हो। ट्रेडिशनल यदि आपको 10 नंबर 15 नंबर भी यदि आता है तो आपको लीड करा सकता है। इसके साथ साथ आप साइंस का भी याद करेंगे, साइंस भी बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स भी बहुत ज़रूरी है। ये 3 सेक्शन को लेके चलेंगे। मैथ रीजनिंग सबको जितना बनाता है वो बनाएगा ही, आप लोग को ट्रेडिशनल जीके, साइंस और करंट अफेयर्स, ये तीन चीज़ को भी मैनेज करके आप लोग को चलना है। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोग हमारे साथ इतनी देर तक बने रहें। ठीक है, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें इतना देर, आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा आने लगा है। चलिए, थैंक यू, बाय।